Greetings everyone, welcome back. Today we will resume our chapter from the topic fermentation. In last video we have discussed about the process of glycolysis. I hope आपको वो प्रोसेस अच्छे से समझ आ गई होगी. अब हम फर्मेंटेशन के बात करेंगे. फर्मेंटेशन क्या होता है? फर्मेंटेशन कुछ एनारोबिक्स रेस्पिरेशन शो करती हैं सेल्स, कुछ प्रोकैरियोट या फिर यूनिसेलुलर यूकैरियोट. लाइक एग्जाम्पल लूँ मैं यीस्ट का. वो क्या करती हैं कि ग्लूकोज की पार्शियल ऑक्सीडेशन करके उसको कन्वर्ट कर देती हैं टू पायरुविक एसिड के अंदर. और जब ऐसा होता है तो दो एटीपी मॉलिक्यूल निकलते हैं. लास्ट वीडियो में मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. ठीक है, तो देखिए, इन फर्मेंटेशन say by yeast the incomplete oxidation of glucose is achieved under the anaerobic condition यानी कि absence of oxygen by set of reactions where pyruvic acid is converted to CO2 and ethanol. किसमें कन्वर्ट होता है? इथेनॉल के अंदर. ठीक है, ये पायरुविक एसिड किसमें कन्वर्ट होगा? आगे जाके एल्कोहल में और CO2 में. और हमें क्या देगा? 2 ATP देगा. क्या देगा? 2 ATP. ठीक है, तो देखो, the enzymes pyruvic acid decarboxylase and alcohol dehydrogenase catalyze this reaction. इन reactions को कौन से एंजाइम करेंगे? पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज, यानी कि पायरुविक एसिड में से क्या बाहर निकल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है. एंड एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज. ठीक है. Other organisms like some bacteria produce lactic acid from the pyruvic acid. कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो क्या है? पायरुविक एसिड से क्या बाहर निकालते हैं? लैक्टिक एसिड. यहां तो पायरुविक एसिड से अल्कोहल निकल गया, लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो पायरुविक एसिड से निकलता है लैक्टिक एसिड. ठीक है, इसके जो स्टेप्स हैं फिगर 12.2 में दिखाए गए हैं, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. इन एनिमल सेल्स ऑल्सो लाइक मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज when oxygen is inadequate, जब ऑक्सीजन फुल एफिशिएंट मात्रा में नहीं मिलती है, तब जो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है उसमें पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बनता है बाय लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, बाय द एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज. प्लीज माइंड द नेम्स ऑफ दिस एंजाइम्स. The reducing agent NADH plus H positive, which is reoxidized to NAD positive in both the process. अब ग्लाइकोलिसिस में तो NADH2 बन गया था, लेकिन जब इनकी पायरुविक एसिड की अल्कोहल और लैक्टिक एसिड में कन्वर्जन होती है ना, तो दोबारा से इससे क्या बन जाएगा? NAD पॉजिटिव बन जाएगा. ठीक है, तो इसकी रीऑक्सीडेशन हो जाती है. In both lactic acid and alcohol fermentation, not much energy is released. ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती. Less than 7% of the energy in glucose is released and not all of it is trapped as high energy bonds of ATP. कह रहा है कि जो 7% एनर्जी है ग्लूकोज की, उससे भी कम रिलीज हो पाती है. ठीक है, और जितनी भी वो रिलीज होती है वो हाई एनर्जी बॉन्ड्स में ट्रैप नहीं होती. ऑल्सो द प्रोसेसेस आर द हैजार्डस. प्रोसेस हैजार्डस भी होती है. कैसे? देखो, एसिड बन रहा है लैक्टिक एसिड और अल्कोहल बन रहा है, तो ये क्या है? हैजार्डस है. क्योंकि नेट एटीपी अगर हम देखें तो कितने बन रहे थे? 2 ATP बन रहे थे ग्लाइकोलिसिस में. दैट इज सिंथेसाइज. कैलकुलेट हाउ मेनी ATP आर सिंथेसाइज्ड एंड डिडक्ट द नंबर ऑफ ATP यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस. तो ग्लाइकोलिसिस के टाइम पे ATP ही बन रहा था, 2 ATP नेट जो हम बात करते हैं. जब एक मॉलिक्यूल है जो ग्लूकोज का कन्वर्ट हो रहा है अल्कोहल और लैक्टिक एसिड में. अब हम देखेंगे कि कैसे क्या हो रहा है. अभी तक तो हमने देखा था कि ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है पायरुविक एसिड में और तब हमें 2 ATP मिल रहे थे, लेकिन जब पायरुविक एसिड जो लैक्टिक एसिड और अल्कोहल में जाएगा तो कितनी ATP बनेंगे, क्या होगा, वो भी हम देखेंगे. ठीक है, देखिए, yeast poison themselves to death when the concentration of alcohol reaches above 13%. अगर अल्कोहल की कंसंट्रेशन 13% से ज्यादा बढ़ गई तो यीस्ट के लिए भी वो क्या हो जाता है? पॉइजनस हो जाता है. ठीक है, what then would be the maximum concentration of alcohol in beverages that are naturally fermented? तो फर्मेंटेशन से बहुत सारे बिवरेजेस बनाई जाती है, जैसे कि अल्कोहल हो गया,
आपकी वाइन हो गई, तो इसी तरीके से बनाई जाती हैं। तो उनमें जो मैक्सिमम परसेंटेज होती है 15 to 16% क्या होती है, अल्कोहल की मात्रा होती है। तो मैक्सिमम कंसेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इन नेचुरल फर्मेंटेड बेवरेजेस इज 15 to 16%। अगर इससे ज्यादा हो गई तो ये क्या हो जाती है, टॉक्सिक हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, हाउ डू यू थिंक अल्कोहलिक बेवरेजेस ऑफ अल्कोहल कंटेंट ग्रेटर देन दिस कंसेंट्रेशन आर ऑब्टेन। आप कैसे सोचोगे कि जो अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं जिसके अंदर अल्कोहल का जो कंटेंट है, ठीक है, देखो, हाउ डू यू थिंक अल्कोहलिक बेवरेजेस ऑफ अल्कोहल कंटेंट ग्रेटर देन दिस कंसेंट्रेशन आर ऑब्टेन। कहने का मतलब है वो बेवरेजेस आपको कैसे मिलेंगी जिसकी कंसेंट्रेशन इससे ज्यादा होती है। तो कैसे मिलेगी बेटा, वो मिलेगी, एक प्रोसेस होती है डिस्टिलेशन, ठीक है। तो इनमें क्या होती है, अल्कोहल कंटेंट जो ज्यादा होता है देन द कंसेंट्रेशन दैट इज ऑब्टेन बाय, देखो डिस्टिलेशन से तो हमें इतनी कंसेंट्रेशन मिल गई, ठीक है, लेकिन क्या होता है जब हम इथेनॉल को हीट करते हैं ना, जो अल्कोहल हमें मिला है, मान लो हमें इथेनॉल मिला है, उसको जब हम हीट करते हैं 800 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1000 डिग्री सेल्सियस तक, तो जो वेपर्स बनती हैं उन वेपर्स को क्या कर लिया जाता है, कंडेंस कर लिया जाता है, ठीक है। और कंडेंस करने के बाद उसमें जो अल्कोहलिक कंसेंट्रेशन है वो 15 से 16% से भी ज्यादा हमें मिलती है। 15 से 16% तो हमें मिलती है डिस्टिलेशन से, लेकिन इससे ज्यादा कैसे मिलेगी, जब इथेनॉल को 800 से लेकर 1000 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाएगा, फिर उस पर क्या बन जाएंगी, उसकी इथेनॉल की वेपर्स बन जाएंगी, और उन वेपर्स को क्या कर लिया जाएगा बेटा, कंडेंस कर लिया जाता है, ठीक है। What then is the process by which organism can carry out complete oxidation of glucose and extract the energy stored to synthesize a large number of ATP molecule needed for the cellular metabolism। तो कहा जा रहा है कि जो ग्लूकोज के अंदर जो एनर्जी ट्रैप है उसको किस तरीके से सारी एनर्जी को लिया जा सकता है, तो वो प्रोसेस होती है बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन। यूकैरियोट्स के अंदर होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, और कौन सी सेल ऑर्गेनेल के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। एरोबिक रेस्पिरेशन से इसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जिससे कि CO2 रिलीज होता है, वाटर रिलीज होता है, और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जो टाइप है रेस्पिरेशन का, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, ये हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर मोस्ट कॉमन है, और इसके बारे में हम अगले सेक्शन में पढ़ेंगे। इससे पहले समझिए, देखो अभी लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया था ग्लूकोज जो है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, फिर वो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, और कई स्टेप से होकर के फोस्फोइनोल पायरुविक एसिड में, और फिर क्या बनेगा, पायरुविक एसिड बनेगा। अब यहाँ पे NaDH2 बन रहा था, लेकिन जब पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में जाएगा तो दोबारा से NaDH2 यूज करके किस में कन्वर्ट कर लिया जाएगा, Na पॉजिटिव में। और मैंने बताया था कि एक NaDH2 3 ATP को बना सकता है। अब जो यहाँ 3 ATP बनी थी वो यहाँ पर यूज हो गई, तो नेट गेन कितना हुआ, 2 ATP का। भाई ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना था तो नेट गेन 2 ATP का था ना, वो 2 ATP ही रहेगा। पायरुविक एसिड अगर लैक्टिक एसिड में भी कन्वर्ट हो गया तो 2 ATP ही रहेगा। पहली बात, अगर ये इथेनॉल में कन्वर्ट हो रहा है तब भी क्या है, NaDH2 यूज हो रहा है, यानी कि कोई ATP यहाँ नहीं बन रही है, तो नेट ATP कितनी बनती है, 2 ATP। कौन सी रेस्पिरेशन में, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाइए, दैट इज द एरोबिक रेस्पिरेशन। अब हमें पता चलेगा कि कहाँ रियलिटी में ऑक्सीजन यूज हो रही है, क्योंकि अभी तक हम कह रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन हाउ, किस तरीके से। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्टिव पार्ट अभी करेंगे, और जो मेन इसका पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो देखिए, फॉर aerobic
एरोबिक रेस्पिरेशन टू टेक प्लेस विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहली बात तो एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होगी? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस दैट इज द पायरुवेट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। पायरुविक एसिड को या फिर पायरुवेट को साइटोप्लाज्म से कहां भेजा जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और वहां पे कुछ क्रूशियल इवेंट्स होंगे, जिसमें से पहला है complete oxidation of pyruvate by the stepwise removal of all the hydrogen atom leaving 3 molecule of CO2, leaving 3 molecule of CO2। पायरुवेट को स्टेप बाय स्टेप 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा और हर एक स्टेप में हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है। दूसरा, पासिंग ऑन ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड एज अ पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम to molecular oxygen with simultaneous synthesis of ATP। जब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स को पास किया जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को पास किया जाएगा, तब जो है ये हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन को दे दी जाएगी और क्या बन जाएगा? वाटर। ये चीज समझ में आएगी जब मैं आपको ईटीसी पढ़ाऊंगी कि इसका मतलब क्या है। ठीक है। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पास होते जाएंगे वैसे वैसे क्या है? एटीपी की सिंथेसिस होगी। किस तरीके से होगी, क्या होगी, वो हम ईटीसी के अंदर पढ़ेंगे। तो मैं ये पॉइंट नंबर 2 होल्ड पे रख रही हूं, जिसको मैं ईटीसी में आपको क्लियर करूंगी। ठीक है। तो देखिए, what is interesting to note is that the first process take place in the matrix of mitochondria। तो जो पहला इवेंट है वो कहां होगा? मैट्रिक्स के, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, जिसमें क्या बनेंगे? पायरुविक एसिड से 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है। और ये जो सेकंड वाली प्रोसेस है ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे होगी। कहां होगी? माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे होगी। और उसी प्रोसेस को कहते हैं ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्योंकि यहां पे किसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का। ठीक है। तो देखिए, पायरुवेट विच इज फॉर्म्ड बाय द ग्लाइकोलिटिक कैटाबोलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द साइटोसोल। साइटोप्लाज्म के अंदर कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज को तोड़ करके किसमें कन्वर्ट कर दिया गया? पायरुवेट के अंदर। अब ये कहां एंटर करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। और क्या शो करेगा? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन शुरू करेगा। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या रिलीज करेगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। ठीक है। बाय अ सेट ऑफ रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय द पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज। पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज। तो देखो क्या होगा इसके अंदर। ये जो पायरुविक एसिड है किस चीज से गुजरेगा? ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो ये जो इक्वेशन है ये उसी प्रोसेस को दिखा रही है, दैट इज द ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। इसमें जो पायरुविक एसिड है उसको कौन कैरी करेगा? कोएंजाइम ए कैरी करेगा। कोएंजाइम क्या है? एक कैरियर है जो कि मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में यूज होती है। हंड्रेड्स ऑफ ऐसी प्रोसेस होती है मेटाबॉलिज्म की, उसमें कोएंजाइम एक कैरियर की तरह काम करेगा। ठीक है। और ये NADH पॉजिटिव उसमें यूज होगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? NADH2 में। और क्या होगा? पायरुविक एसिड में जब कोएंजाइम ए मिलेगा तो सबसे पहले क्या रिलीज होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। और जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्या बनेगा भाई? एसिटाइल कोएंजाइम ए। पायरुविक एसिड था, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकली और जो प्रोडक्ट बचा उसको किसने कैरी कर लिया? कोएंजाइम ए ने। कोएंजाइम ए एक कैरियर है। ठीक है। तो ये क्या बन गया बेटा? एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया। ठीक है। यहाँ पे एक NAD पॉजिटिव से क्या बन गया? NADH2। क्योंकि यहां से हाइड्रोजन भी रिमूव हुए होंगे, जो किसने कैरी कर लिए? NAD पॉजिटिव ने। और क्या बन गया? NADH2 बन गया। ये जो प्रोसेस होती है मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में होती है। ठीक है। और एंजाइम कौन सा होता है? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। क्यों? क्योंकि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज यानी कि पायरुवेट में से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, दैट्स वाई हमें क्या मिला? NADH2। समझ के करो हर एक चीज को। और इस एंजाइम को एक्टिव करने के लिए ये इसका क्या होता है? कोफैक्टर होता है Mg2 पॉजिटिव।
क्लियर है? तो ये पूरी प्रोसेस क्या है? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई और हाइड्रोजन भी पायरुविक एसिड में से निकल के क्या बना दिया? NaDH2 बना दिया। क्लियर है? अब आगे देखिए, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 2 मोलिक्यूल ऑफ NaDH आर प्रोड्यूस फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ 2 मोलिक्यूल ऑफ पायरिक एसिड। अब ये 2 पायरिक एसिड कितने थे? 2 थे। एक ग्लूकोज से कितने बने थे? 2। तो NaDH2 भी कितने रिलीज होंगे? 2। एक NaDH2 कितनी एटीपी देता है? 3। तो 2 कितनी देगा? 6 एटीपी। और पहले कितनी थी? 8 एटीपी। कितनी हो गई? 14 एटीपी। क्लियर हो गया? तो देखो, द एसिटाइल कोएंजाइम then enters a cycle pathway that is the tricarboxylic acid cycle, more commonly called the Krebs cycle। क्योंकि साइंटिस्ट के नाम पे है, हैंस क्रैब ने इसको डिस्कवर किया था, पहली बार इसने इसको बताया था, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द क्रैब साइकिल। तो सीन समझ में आया कि क्या सीन है? क्या सीन था? ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना साइटोप्लाज्म किया। पहली बात, कितने मॉलिक्यूल बने? 2 मॉलिक्यूल बने। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल बने पायरुविक एसिड के। क्लियर है? अब ये जो 2 पायरुविक एसिड क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गए, मैट्रिक्स के अंदर, वहां पर जाके इन्होंने क्या बनाया बेटा? पायरुविक एसिड से क्या बना? एसिटाइल कोएंजाइम ए बना, और उसमें से CO2 बाहर रिलीज हो गई, हाइड्रोजन निकल गया, जिससे NaDH2 बना। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए किसके अंदर इन्वॉल्व होगा? क्रैब साइकिल में इन्वॉल्व होगा। और फिर किस तरीके से क्रैब साइकिल में इन्वॉल्व होकर के कैसे हमें 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के मिलेंगे, वो हम आगे नेक्स्ट वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, दैट इज द ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। टिल देन, keep studying, keep growing.